What's up guys and welcome back to our channel, and this time we are over here with one more new chapter, and that's gonna be the chapter number 6, Poets and Pancakes. ये हमारा chapter number 6 है, Poets and Pancakes from Flamingo. And now before going further, just like in every video, I used to go for the introduction of the writer or the author or the poet. So the same concept is over here. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर को किसने लिखा है, उनकी लाइफ में क्या हुआ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू. ये इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है बिकॉज ये जैसे कि नॉर्मली हम डिस्क्राइब करते हैं, अगर कोई चैप्टर केवल एक स्टोरी है, सो इट्स वेरी इजी, वी विल स्टार्ट द स्टोरी राइट फ्रॉम द टॉप, विल फिनिश द स्टोरी राइट टू द बॉटम. लेकिन ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है, अपने जीवन की कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट को, कोई घटना को उन्होंने लिखा है, तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि ऑथर ने ये किस मूड में लिखा था, उनके साथ क्या क्या हुआ था. सो विल बी स्टार्टिंग इट आउट. अशोक मित्रा, पोएट्स एंड पैनकेक्स के जो ऑथर है वो है अशोक मित्रा. 1931 दैट वाज द बर्थ ईयर. तो ये तमिल राइटर है. इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है इनका जगदीश थयालराज. ये इनका ओरिजिनल नेम था, बट लेटर ऑन ही बिकेम अशोक मित्रा एंड दैट वाज द पेन नेम. ये एक पेन नेम था. पेन नेम मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूं. पेन नेम मींस अ पर्टिकुलर पर्सन यूजेस अ पर्टिकुलर नेम टू राइट समथिंग. वो लिखने का कुछ अलग से नाम रखता है, तो वो पेन नेम होता है. माई ईयर्स विद बॉस दैट इज अ बुक. ये उनकी बुक थी जो उन्होंने लिखी थी, और ये जो है द माई ईयर्स विद बॉस, इस बुक में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था, या एक्सर्ट जो लिया गया है, वही हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स. अब हम बात करते हैं माई ईयर्स विद बॉस, मतलब ये कैसे क्या हुआ. 1952 में अशोक मित्रा के जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे 1952 में. तो अशोक मित्रा के जो फादर थे, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर एस वसंत. मिस्टर एस वसंत के वे बहुत अच्छे मित्र थे, दोस्त थे. और मिस्टर एस वसंत, मैंने लिखा हुआ है एस वसंत, इन्होंने 1940 में जेमिनी स्टूडियोज को एस्टैब्लिश किया था. एंड एज ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अशोक मित्रा's फादर, तो जब उनको लगा कि उनके फ्रेंड एक्सपायर हो गया, बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड अशोक मित्रा टू मैड्रास, दैट इज चेन्नई. तब उन्होंने उनको मद्रास में बुला लिया काम के लिए. तो इस तरीके से अशोक मित्रा का चेन्नई आना हुआ, जेमिनी स्टूडियोज में काम करना हुआ, और उनके बॉस कौन बन गए, एस वसंत, जो कि उनके फादर के फ्रेंड थे. अब ये माई ईयर्स विद बॉस, ये उनकी जो बुक है, इसमें जो बॉस वर्ड आया है दैट इज फॉर एस वसंत. एस वसंत के साथ जो उन्होंने काम किया था, जितने साल भी काम किया था, उनमें उनके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे थे वो उन्होंने शेयर किए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ही इज एग्जैक्टली अशोक मित्रा. अशोक मित्रा जो थे ये एक बहुत शानदार एक ऑथर थे, राइटर थे. 200+ इनकी क्रिएशंस हैं. ही रोट 200+ शॉर्ट स्टोरीज, 5 novels. I have written 200 stories, 8 novels and 15+ literary things items also. उनके अलग से क्रिएशंस भी थे. एक वीकली न्यूज़पेपर आता था उस समय, तो उस वीकली न्यूज़पेपर पे ये आर्टिकल लिखते थे पर डे बेसिस पे. उन आर्टिकल्स को ये लिखते किसके ऊपर थे, जेमिनी स्टूडियोज के ऊपर, बिकॉज ही वॉज द मेंबर ऑफ जेमिनी स्टूडियो. तो पर डे बेसिस पे जो आर्टिकल लिखते थे, धीरे धीरे करके वो आर्टिकल इतने प्रोमिनेंट और इतने ज्यादा फेमस हो गए कि सभी आर्टिकल्स को मिलाकर एक बुक बना दिया गया, और उस बुक का नाम रख दिया गया माई ईयर्स विद बॉस. उनमें से बहुत सारे आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल को उठाया और वो हमारा चैप्टर बन गया. सो दैट इज ऑल अबाउट द ऑथर. ये ऑथर के बारे में हमने ये सारी बातें कर ली. अब हम बात करते हैं चैप्टर की. चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जेमिनी स्टूडियोज जो कि चेन्नई में है, ये एक बहुत बड़ा स्टूडियो है. एंड सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, जस्ट लाइक मेकअप डिपार्टमेंट भी है इसमें, स्टोरी डिपार्टमेंट भी है इसमें, अदर डिपार्टमेंट्स आर आल्सो देयर. लेकिन हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो चैप्टर है, वो केवल 2 डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट रखता है. फर्स्ट डिपार्टमेंट इज मेकअप डिपार्टमेंट एंड सेकेंड डिपार्टमेंट इज स्टोरी डिपार्टमेंट. 2 ही डिपार्टमेंट पे रखता है. तो जेमिनी स्टूडियो में पहले हम बात करते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. ऑब्वियसली अशोक मित्रा जो हमारे ऑथर हैं, ये तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ही. नंबर 2, कोठा मंगलम सुबु. द कंप्लीट नेम इज कोठा मंगलम सुबु. ये उनका कंप्लीट नेम है, लेकिन इन शॉर्ट सुबु. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आफ्टर अशोक मित्रा.
देन इट कम्स टू द ऑफिस बॉय। एक और कैरेक्टर है जिनका नाम स्पेसिफाई नहीं है, केवल डेजिग्नेशन स्पेसिफाई है, और वो है द ऑफिस बॉय। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और एक छोटा कैरेक्टर और भी है जो है लॉयर। सबसे पहले बिकॉज मैंने कहा कि दिस इज पार्ट ए ऑफ द चैप्टर, तो पार्ट ए में 50% हम कवर करने वाले हैं, और 50% जो हमारा चैप्टर है वो केवल हमारे ऑथर कोठा मंगलम सुब्बू, द ऑफिस बॉय और लॉयर के बारे में है, और 50% चैप्टर कुछ और है। तो आज हम केवल यही कवर करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले टाइटल ऑफ द चैप्टर, पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये टाइटल है हमारे चैप्टर का। सो लेट मी जस्टिफाई इट फर्स्ट ऑफ ऑल। पोएट्स एंड पैनकेक्स ये टाइटल क्यों है? बिकॉज पोएट्स, I have counted you so many characters like Ashok Mitra, Kotha Mangalam Subbu, Office Boy, Lawyer, और भी छोटे मोटे 1-2 कैरेक्टर्स आएंगे। The common factor is most of the characters are poets directly or indirectly। मतलब हर कैरेक्टर क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, पोएट है। तो इस वजह से हमारे टाइटल में आया पोएट्स। पैनकेक्स, क्योंकि स्टोरी जेमिनी स्टूडियो की है, मेकअप डिपार्टमेंट की है, इसीलिए पैनकेक्स क्या है? पैनकेक इज नथिंग बट अ मेकअप ब्रांड। मेकअप पर्टिकुलर जो कहते हैं ना, मेकअप का जो भी आइटम होगा उसके ब्रांड का नाम है। हमारे पास तो अभी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, निविया है, डव है, पॉन्ड्स है, और भी नजारे, फेयर एंड लवली। लेकिन उस दौरान मेकअप आइटम में जो सबसे बड़ा नाम था वो था पैनकेक्स। तो इसीलिए चैप्टर का नाम हमारे में रखा गया है पोएट्स एंड पैनकेक्स। बात शुरू करते हैं कि पैनकेक्स के बारे में बात हो रही थी। तो पैनकेक्स का मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा यूज था। मैंने यहां पे नाम लिखा ग्रेटा गार्बो। ये जो ग्रेटा गार्बो है ये एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी, स्वीडन की। ये बहुत ज्यादा यूज करती थी पैनकेक्स एंड शी वाज डैम फेमस। उनके बाद वैजंती माला, बॉलीवुड एक्ट्रेस, बहुत फेमस, बहुत मतलब 50-60 साल पहले की बात है, उस समय बहुत ज्यादा फेमस थी। वो भी पैनकेक्स को यूज करती थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पैनकेक ब्रांड भी नीचे आ गया, नए नए ब्रांड मार्केट में आ गए और पैनकेक्स को लोग भूल गए। एक और एक्ट्रेस है रति अग्निहोत्री। चैप्टर में अशोक मित्रा कहते हैं कि ग्रेटा गार्बो ने इसको यूज किया, वैजंती माला ने यूज किया, लेकिन रति अग्निहोत्री एक एक्ट्रेस के लॉन्च होते होते ये प्रोडक्ट जो है हमारा पैनकेक से गायब होता चला गया। नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके थे। मेकअप डिपार्टमेंट की जब बात होती है तो मेकअप डिपार्टमेंट था कैसा? इट वॉज जस्ट लाइक अ सलून, जैसे कहते हैं हेयर ड्रेसिंग सलून, बाल काटने के लिए मिरर्स लगे, हाफ डजन मिरर्स, इनकैंडेसेंट लाइट, फियरी लाइट्स, मतलब बहुत ज्यादा जला देने वाली चमकदार लाइट्स लगी हुई होती है। जो बंदा वहां पर बैठता है मेकअप कराने के लिए, इट वॉज जस्ट लाइक अ फेयर इन मिजरी। उसके लिए तो मतलब एक ऐसी समस्या हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है आग लग गई हो, तो क्योंकि इतनी ज्यादा चमक, इतनी ज्यादा हीट, सो इट वॉज fiery misery for the person who used to go for makeup। अब मेकअप का मतलब ये नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री में तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अगली, आप दिखने में उतने अच्छे नहीं है, कुरूप है, और आपको मेकअप करके शानदार बना दिया जाए। मेकअप के काम बहुत कुछ अलग है, वो बुरे को अच्छा बना देता है। एंड समटाइम्स हैंडसम मैन, बहुत सुंदर हैंडसम आदमी है, उसको क्या बना देते हैं? अ हिडियस क्रिम्सन मॉन्स्टर, एक राक्षस के तरीके से भी दिखा सकते हैं। दैट वाज द पावर ऑफ मेकअप, वो मेकअप का पावर था। तो इसके बारे में भी बात हो रही। नाउ लेट्स कम ऑन टू द कैरेक्टर्स। ये जो सुब्बू है, कोठा मंगलम सुब्बू, ही वाज नेक्स्ट टू बॉस। ये जो हमारे बॉस हैं एसएस वसंत, उनके बाद अगर किसी का नंबर आता था जेमिनी स्टूडियो में तो वो कोठा मंगलम सुब्बू का आता था। कोठा मंगलम सुब्बू he was a versatile one, वो भी versatile था। he was a poet, he was a writer, he was an actor, वो एक्टर भी था, वो प्रोड्यूसर भी था, वो सब था। even though he was the right hand of एसएस वसंत, एसएस वसंत का राइट हैंड था। हैप्पी गो लकी मैन था, हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी फिल्म फ्लॉप हो रही है, हिट हो रही है, कोई मतलब नहीं, लेकिन चेहरे पे हमेशा ग्लो और चेहरे पे हमेशा स्माइल होती थी। वो इतना ज्यादा, वो ओबीडियंट भी बहुत ज्यादा था, वो पूरी तरह से जेनरस था। ही वॉज वेरी मच ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज बॉस, वो बॉस के में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था, बॉस उसकी हर बात मानता था एसएस वसंत। इस वजह से फ्यू पीपल, जिसमें से कि एक्सक्लूसिवली कौन, ऑफिस बॉय, चर्चा करेंगे अभी, ये इसको बहुत ज्यादा एंटी मानता था। न केवल ऑफिस बॉय, और भी बहुत सारे लोग थे वो
उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो एक्चुअली क्या सोचते थे that he was very much honest towards boss, बॉस से बहुत ज्यादा क्लोज है वो, तो पॉजिटिव होने की बजाय वो नेगेटिव फील रखते थे। वो सोचते थे that he was a kind of a sycophant। मैंने लिखा है यहाँ पर he was a kind of a sycophant। sycophant मतलब होता है चापलूस। वो उसको चापलूस समझते थे। वो सोचते थे that he is a bootlicker, चापलूसी करता है, इस वजह से बॉस के बहुत क्लोज है, टैलेंट इसमें बिल्कुल है नहीं। जबकि he was seriously talented। टैलेंटेड भी कुछ हल्का फुल्का नहीं, एक आयरनी है इसमें, अलग लेवल का टैलेंट था। टैलेंट क्या था? समटाइम इफ एसएस वासन इज मेकिंग अ मूवी, एक मूवी बना रहा है वो, और उसको कोई प्रॉब्लम है, उसमें सीन शूट नहीं कर पा रहा, देयर इज अ प्रॉब्लम इन शूटिंग द सीन, तो इम्पॉसिबल सीन है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब हर कोई सरेंडर कर देता था दैट आई डोंट हैव अ सॉल्यूशन, सो देयर वाज कोठामंगलम सुब्बू who used to have a solution always for every problem। हर समस्या का समाधान सुब्बू के पास होता था, चाहे वो इम्पॉसिबल क्यों ना हो। एंड नॉट ओनली वन, अगर वसन को एक सॉल्यूशन पसंद नहीं आए तो अगेन वन मोर सॉल्यूशन, अगेन वन मोर सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन पसंद नहीं आए, 14 मोर सॉल्यूशंस। सो दैट वाज द टैलेंट ऑफ कोठामंगलम सुब्बू। इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि देयर वाज अ सीन, सुब्बू वसन ने एक सीन के बारे में अगर उसको एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, ये बुक में भी है, आप यूज कर सकते हैं, कि एक फीमेल चूहा, माइस, शी इज फाइटिंग विद अ टाइग्रेस, शेरनी से लड़ रही है, वो भी कहाँ? अंडर वाटर, पानी के अंदर, और लड़ भी रही है और उसको मार भी रही है, और मार देती है, मार दिया मतलब जान से मार देती है उसको। तो ये इम्पॉसिबल है, कोई शूट नहीं कर सकता। बट ये जो हमारे कोठामंगलम सुब्बू ये कहते हैं हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उस पर भी ऐड कर दिया कि उसने शेरनी को तो मार दिया, लेकिन उसके बच्चों को, कब्स को नहीं मारा। क्यों? फेल्ट पिटी ऑन देम, उसको दया आ गई, उसने कहा ये भी सीन शूट हो जाएगा। मतलब सीन कैसा भी हो, सुब्बू इज रेडी। सो दैट वाज सुब्बू। बात करते हैं द ऑफिस बॉय। ये ऑफिस बॉय क्या है? एक्चुअली ऑफिस बॉय इज जस्ट लाइक एनी अदर स्ट्रगलर। बहुत सारे स्ट्रगलर्स होते हैं, जस्ट लाइक हर सेकंड पर्सन इज वन। अभी तो खैर कम हो गया ये चलन, लेकिन एक टाइम था हर दूसरा इंसान कहता था आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस, आई वांट टू बी एक्टर, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो वो लोग शुरुआत करते थे, मुंबई पहुंच गए, मुंबई पहुंच के क्या करें। ऐसे ही एक ऑफिस बॉय थे, ये जो रियल कैरेक्टर है, ये बचपन से ही सोचते थे कि आई विल बी एन एक्टर, कि मैं एक्टर बनूंगा। चेन्नई आ गए, एक्टर नहीं बन पाए तो उन्होंने कहा चलो डायरेक्टर बन जाता हूँ, डायरेक्टर नहीं बन पाए, उन्होंने कहा चलो राइटर बन जाता हूँ, राइटर नहीं बन पाए, इन्होंने सोचा लिरिसिस्ट बन जाता हूँ, लिरिसिस्ट नहीं बन पाए। सब कुछ घूम घाम कर फिर क्या बन गए? ऑफिस बॉय बन गए। ऑफिस बॉय मींस व्हाट? ऑफिस बॉय इज जस्ट लाइक अ पियोन। हमारे ऑफिस में जैसे पियोन होता है, ऐसे ही फिल्म के सेट पर ऑफिस बॉय होता है। आज की लैंग्वेज में इसको स्पॉट बॉय बोलते हैं, जो कि टी का, किसी को चाय पिलानी है, किसी को अम्ब्रेला पकड़ना है, धूप आ रही है तो, या कुछ और करना है। सो दीज आर द वर्क्स फॉर ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय वाज आल्सो समवेयर अ पॉइंट, वो भी पॉइंट था। ऑफिस बॉय को लगता था दैट ही इज वेरी मच टैलेंटेड, ये बहुत टैलेंटेड है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस उसको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही। ऑफिस बॉय मल्टी टैलेंटेड समझता था अपने आप को, और इसीलिए सुब्बू से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। उसको एक और प्रॉब्लम थी, वो मानता था दैट ही एक्चुअली ऑफिस बॉय वाज फ्रॉम अ डाउनग्रेडेड कास्ट एंड सुब्बू वाज अ ब्राह्मण। तो उसको लगता था कि ये क्योंकि ये ब्राह्मण है, टैलेंट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मण है इसलिए इसको नेक्स्ट टू बॉस कर दिया है, और मैं टैलेंटेड हूं बट आई एम फ्रॉम अ डाउनग्रेडेड कास्ट, तो इसीलिए आई एम एन ऑफिस बॉय। इसको ऐसा भी लगता था, इसलिए भी चिढ़ता था। ऑफिस बॉय का काम क्या था? ऑफिस बॉय गॉट ओनली वन वर्क, फर्स्ट द पियोनशिप, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क वाज व्हेनेवर देयर वाज अ शूटिंग, जब भी कोई शूटिंग हो रही होती थी तो इसका टास्क था कि जो क्राउड होता था, क्राउड का मेकअप करना, ये जिम्मेदारी किसकी होती थी? ऑफिस बॉय की। अब ये मेकअप करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे से मेकअप करना, इट इज एग्जैक्टली एन आयरनी इन द चैप्टर। ये आयरनी है। मेकअप का मतलब क्या है कि जब भी क्राउड की शूटिंग होती, एक बड़े बर्तन में ये बहुत सारा मेकअप को घोलता और चेहरे पर थोपते चले जाता, स्लैपिंग। उसका एक ही टारगेट होता था कि चेहरे का हर हिस्सा ढक जाना चाहिए मेकअप से। तो भीड़ का मेकअप करना ऑफिस बॉय का काम था। एंड देयर वाज अ हियरार्की आल्सो। हियरार्की मतलब एक सेट पैटर्न था।
कि जो सीनियर मेकअप मैन होगा वो एक्टर एक्ट्रेसेस के करेगा, उसका जूनियर जो है वो साइड एक्टर और एक्ट्रेसेस करेगा, उसका जूनियर जो है वो साइड बाय जो विलेन वगैरह है उनका करेंगे, और जो बचे कुछ है क्राउड उसका मेकअप कौन करेगा? ऑफिस बॉय। सो दैट वाज अ सेट हियरार्की, ये सेट हियरार्की था। तो ऑफिस बॉय अपनी कंडीशन के लिए जिम्मेदार ठहराता था सुब्बू को। So now we got two characters. Now the final one, अशोक मित्रा। इसका काम क्या था? रख तो लिया इसको नौकरी पे, लेकिन इसका काम बहुत अजीब था। वो काम क्या था? Every day he used to get some newspaper in his hand. कुछ न्यूज़पेपर इसके पास आते थे। ये क्या करता था? अपने केबिन में, इसका एक क्यूबिकल केबिन था, कांच का बना हुआ, उसमें बैठता, न्यूज़पेपर में जो भी इसको लगती इंपॉर्टेंट चीज है या अटेंटिव चीज है उसकी क्लिपिंग्स काटता और फाइल में लगाता जाता। ये इसका काम था अशोक मित्रा का, और ये काम मुश्किल से 1 या 2 घंटे का था। देन ही यूज्ड टू बी फ्री, फिर हमेशा ये फ्री रहता था। ऑफिस बॉय को अशोक मित्रा से भी प्रॉब्लम थी। उसको लगता था कि आई एम मल्टी टैलेंटेड, मुझे ऑफिस जॉब मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग वहां सीनियर पोजीशंस पे काम करते थे, दे वर फिट ओनली इन अ बार्बर शॉप, कि इनको किसी नाई की दुकान पे बैठा दिया जाए तब तो ये काम करने के लायक है, बट ये ऑफिशियल वर्क करने के लायक नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑफिस बॉय उसको लेक्चर भी देता था अशोक मित्रा को। जैसे ही देखता ग्लास में से कि हाँ भाई खाली बैठा है, तुरंत इसके कमरे में गया, लेक्चर देना शुरू कि यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट डू दिस, ऐसा करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये करोगे तो आगे बढ़ोगे, खामा की होमलीज देना शुरू कर देता था। एंड अशोक मित्रा यूज्ड टू बी फेड अप, कंप्लीटली फेड अप हो जाता था। इसीलिए हमेशा ये प्रे करता था कि ईश्वर करे शूटिंग चलती रहे हमेशा, और शूटिंग में भी क्या हो, क्राउड का काम ज्यादा हो, जिससे कि ये हमेशा बिजी रहे। क्राउड के मेकअप में बिजी रहेगा ये, और फालतू की होमलीज इसको नहीं दे पाएगा। सो दैट वाज एग्जैक्टली द प्रेयर ऑफ अशोक मित्रा। ये अशोक मित्रा के प्रेयर था। तो पार्ट 1 में जो एग्जैक्टली हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, हाउ चैप्टर बिगिंस। इसमें एक चीज और छोटी सी रह गई है कि हमारा जो ऑफिस था पोएट्स एंड पैनकेक्स में, मेकअप डिपार्टमेंट और स्टोरी डिपार्टमेंट का जो ऑफिस था, ये ऑफिस अभी जब हम देखा 1947 में वी गॉट द फ्रीडम, उससे पहले ब्रिटिश रूलिंग थी। तो उस समय एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था जहां पर वो अपने घोड़े रखता था। ही वॉज अ रिच मैन। आसपास की बिल्डिंग भी उसी के कैप्चर में थी, लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया और लोगों ने फिर खरीदना शुरू किया। तो जहां पर रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था, अस्तबल, घोड़े रखने की जगह, वहां पर पोएट्स एंड पैनकेक्स ये चैप्टर, जेमिनी स्टूडियो, उसका ऑफिस बन गया था। दैट वाज द थिंग। ये जो बंदा था कोठामंगलम सुब्बू, ये एक बहुत बड़ा राइटर भी था। इसने एक बुक लिखी थी थिलाना मोहनंबर, ये बहुत फेमस भी हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा फेमस क्या हुआ था, इसका मूवी में काम करना। तो इसका जो मूवी में काम करना, एस.एस. वसंत को ये सलाह देना, ये इतना फेमस हो चुका था कि इसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट थी, लिटरेरी अचीवमेंट में पोएम्स लिखना, नॉवल लिखना, बुक लिखना, ये ड्वार्फ होकर रह गई, ये छोटी होकर रह गई, वो अचीवमेंट बड़ा हो गया। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ। नाउ लेट्स गो फॉर द फाइनल कैरेक्टर एंड दैट इज लॉयर। ये जो लॉयर है, he was in not in the makeup department, he was in the story department। ये स्टोरी डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर। वो सूट बूट में रहते थे, टाई लगा के रहते थे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, इट इज द मैटर ऑफ 1960 1950 का मैटर है। तो गांधी से बहुत इंस्पायर्ड थे, तो लोग खादी का कुर्ता धोती पहनते थे, बट लॉयर यूज्ड टू बी इन कोट सूट एंड ऑल, थोड़ा सा डिफरेंट होता था। He was a bit arrogant also, कुछ arrogant भी था ये, इसकी ज्यादा चलती थी। इसमें एग्जाम्पल क्या है बुक में, देयर वॉज एन एक्ट्रेस, न्यू एक्ट्रेस, वो किसी काम पर, किसी सेट पर, शी ब्लू अप, मतलब कहते ना परेशान हो गई, उसके मुंह से कुछ हॉट वर्ड्स निकल गए, हॉट वर्ड्स फॉर द बॉस। अब हॉट वर्ड्स निकले, शूटिंग रुक गई, लेकिन उसको नहीं पता था कि लॉयर ने उसके जो हॉट वर्ड्स थे उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड कर लिया है। और जैसे ही बॉस का आना हुआ, ही स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। बॉस ने उसको सुना एंड दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द एक्ट्रेस। तो ऐसा बंदा था ये लॉयर। तो लॉयर भी इस तरीके का बंदा था। जब बहुत सारे फेलियर्स हो गए लॉयर्स के, जब भी स्टोरी लिखता खराब हो जाती, फिल्म फ्लॉप होने लगी, ये होने लगा, तो फाइनली मिस्टर वसंत ने तय किया कि भाई अब ये स्टोरी डिपार्टमेंट है इसको हम बंद ही करते हैं।
और जैसे ही स्टोरी डिपार्टमेंट का बंद करना हुआ तो हमारे जो लॉयर हैं ही बिकेम अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड क्यों हुए? क्योंकि इसको भी नौकरी से निकाल दिया गया। ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए। जेमिनी स्टूडियो मेकअप डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली was the example of national integrity. एयर ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन ये तो बाद में आए थे, जब इन्होंने कहना शुरू किया कि हमको सबको मिलकर रहना चाहिए, वी मस्ट हैव यूनिटी दिस एंड दैट। इनके आने से पहले ही जो मेकअप डिपार्टमेंट था इट गेव द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। नेशनल इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल था। दुनिया देश के हर कोने से लोग वहां पे रहते थे और एकजुट करके रहते थे। फॉर एन इंस्टेंस एग्जाम्पल है कि जब मेकअप डिपार्टमेंट बना तो द वेरी फर्स्ट बॉस जो था मेकअप डिपार्टमेंट का बॉस जो था ही वाज अ बंगाली। वो एक बंगाली था हु बिकेम अ बिग वन। उसकी जैसे ही पहुंच बढ़ती चली गई, उसकी तनख्वाह, उसने अपने आप की तनख्वाह बढ़ानी चली गई, तो जैसे ही उसको लगा कि भाई अब तो ये ज्यादा बड़ा हो गया है तो बंगाली को हटा दिया। अगला जो बॉस आया ही वाज अ महाराष्ट्रियन, वो महाराष्ट्र था। उसके जाने के बाद जो बॉस आया ही वाज फ्रॉम कन्नड़ा था वो। उसके जाने के बाद जो बॉस आया ही वाज फ्रॉम आंध्रा। उसके जाने के बाद आया क्रिश्चियन डायरेक्टली फ्रॉम मैड्रास। उसके जाने के बाद आया एंग्लो बर्मीज और फिर लोकल तमिलियंस तो थे। सो इनडायरेक्टली अशोक मित्रा वाज सेइंग दैट बिफोर कमिंग AIR ऑल इंडिया रेडियो, बिफोर कमिंग ऑफ दूरदर्शन, ये जो हमारा मेकअप डिपार्टमेंट था इट गेव द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। सो एग्जैक्टली दैट वाज आवर पार्ट ए। हमने पार्ट ए में ये सारी चीजें डिस्कस की। Then now we will be going for part B in the next video. I hope you enjoyed this one. Stay tuned. Part B is coming very soon in front of you. Stay tuned. Thanks.